हाँ, तो हिंदी का बहुत बेहतरीन टॉपिक प्रत्यय। आपको पता है संधि कंप्लीट कर ली अपने ज़बरदस्त तरीके से, समास कर लिया अपने ज़बरदस्त तरीके से। आज तक ऐसी पढ़ाई नहीं करी होगी, ज़बरदस्त है, ढंग से पढ़ के चले जाना, क्योंकि प्रश्न आएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि प्रश्न हूबहू आएंगे, लेकिन रूल से बाहर तो नहीं जाएंगे ना, इसलिए रूल सारे पढ़ के चले जाओ, फिर प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। रूल्स पढ़े नहीं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले गए, वहाँ पर एक भी नहीं आया, तो भाई नियम सारे पढ़ जाओ ना, प्रश्न बनेगा कहाँ से, वो वाली चीज़ है। अपन मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, मैथ्स में अलजेब्रा, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं अपन तो उनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर चाहे कितने प्रश्न बन जाओ, क्या दिक्कत है, वही चीज़ है। फॉर्मूला अगर पढ़ना है, प्रत्यय आपको पता ही, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी लेंगे अपन। हालांकि डेफिनेशंस वगैरह लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अपन डायरेक्ट हिट करेंगे प्रत्यय के नियम का, जहाँ से एग्जाम प्रश्न टपकते हैं। पहला रूल वही जिसको आपने सोने चांदी डायमंड में जड़ के रखा हुआ है, रोजाना मैं कहता ही रहता हूँ, वही है कि आपको किसी भी शब्द के अंत में क्या दिखे, अ, आयन, आयन, ई, बड़ा ई, इक, ये और एक दिख जाए ना, आदि प्रत्यय आए तो प्रारंभिक स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, और अंतिम स्वर, अंतिम जो स्वर है वो या तो हो जाता है उसका लोप, और या ऐसा बोल दो हो जाता है आधा, ये मानना है। अब एग्जाम्पल ले लूंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मेन ये कि प्रारंभिक स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर किसी शब्द के पीछे इनमें से कोई लगा हुआ है और उनमें फिर पहला शब्द अगर ए है, अ या आ है, तो वो आ बन जाएगा, ई ए आई है तो आई बन जाएगा, ऊ ओ आओ है तो आओ बन जाएगा, री है तो आर बन जाएगा। ये बहुत बेहतरीन बात है। हालांकि सबके एक एक एग्जाम्पल अभी लेने वाला हूं मैं, ठीक है, नहीं ध्यान रखना। जैसे कि मैं इन सब के एग्जाम्पल लेता हूं, ये जैसे पहला एग्जाम्पल है मुनि प्लस अ, है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ, अ। अपने क्या बात की थी कि इनमें से कोई सा भी हो, अ, अयन, आयन तो अ है ना, बिल्कुल अ प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रत्यय अ है तो जो पहला शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन दीर्घ में भी कारण है कि अगर वो उ इन वाली लिस्ट में तो आउ बन जाएगा, समझ में आ गई ना। तो अब बताओ वहां पर अपने क्या है, वो उ है, तो उ है तो आउ बना, देख लो भले, जो मुंह था वो माओ बन गया, आउ, आउ की मात्रा लग जाएगी, मतलब दीर्घ हो जाएगा। बाकी जो, अब सुनो, हाँ एक बात और, जो अपने बात की थी क्या, कि अगर प्रत्यय लास्ट में अ हो, ठीक है, तो पहला दीर्घ हो जाता है, और जो ये पास में है ना, ये प्लस के पास में दूसरा वो आधा हो जाता है, या फिर ऐसा मान लो कि लोप हो जाता है। जैसे कि मुंह है, मुंह, इसमें से ई की मात्रा का लोप हो गया, क्योंकि इसमें स्वर कौन सा है, ई, तो उसको दो तरीके से बोला जा सकता है कि या तो अंतिम स्वर खत्म हो जाता है ना, या फिर कह सकते हैं वो शब्द आधा हो जाता है। तो मुन्नी का आधा नहीं हो जाएगा, आप तो आधा पढ़ लेना, ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक का है, अब क्या हुआ, अ प्रत्यय है, ए की जगह क्या, ये मुकत हो जाएगा माऊ, ठीक है ना, माऊ, और नया आधा, और इसमें मिल जाएगा अ, तो ये कंप्लीट बन गया मौन। जबरदस्त शब्द है कि नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी, ये है अपना बड़ा रूल कि मुंह का तो माऊ बन गया और ये हो जाएगा आधा, लेकिन आधे को फिर ए जब मिलेगा तो कर देगा पूरा। बस ये है अपना, जो आपने डायमंड में या सोने में चांदी में जिसमें भी जड़ के सेट करके आपने वहां सजा रखा होगा रूम में अपने सेट टेबल पर, वो वाला रूल है। वैसे ऋषि प्लस ए आर्ष, सोचा भी था कि ऐसा भी कोई शब्द बनेगा, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्ष में मूल शब्द क्या है, तो ऋषि, आर्ष में ऋषि मूल शब्द है। बताओ कैसे बताऊं, देखो आ रहा हो इधर कि वहां पर क्या है, ऋषि प्लस अ, लास्ट में अ प्रत्यय क्या है, तो इसका री का क्या बन जाएगा, दीर्घ, मतलब आर बन जाएगा, री का आर बन जाएगा। तो पूरी बात समझो, एक एक चीज बताता हूं कि री का तो बना दो आर, ये लो साहब, री की जगह तो आर की एंट्री, और शी बन जाएगा आदर्श है, शी बन जाएगा आदर्श है, ठीक है, और ए का ए रहेगा, तो ये अब क्या बन गया, आ, आधा, आ के बाद में आधा र, और श बन गया पूरा, जब ए इसमें जुड़ा तो आर्ष, इसको लिखा जाता है, आपको पता रे चला जाता है ऊपर, तो आर्ष को लिखा जाता है ऐसे। बताओ है कि नहीं सुपर डुपर रूल, बस यही सिखाना चाह रहा हूं, झंडे गाड़ देने वाले रूल है, सोच भी नहीं पाओगे कि आर्ष में मूल शब्द क्या है, तो आर्ष मूल शब्द है ऋषि, ठीक है। वैसे अदिति प्लस ये, तो यहां पर लास्ट में क्या है, ये है, बिल्कुल ये है, समझ में आ गई ना। अगर प्रत्यय ये है तो पहला शब्द क्या हो जाएगा, एक का आ दीर्घ हो जाएगा, आ दी, और तय हो जाएगा आधा, पता है ना, तय आधा, और ये का ये, तो ये क्या बन जाएगा भाई, आदित्य, क्योंकि आधा तय, और ये को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे आदित्य। सोपर डोपर, बहुत बेहतरीन चमत्कार प्लस एक ऐसे चमत्कार में क्या हो जाएगा, चेक का तो हो जाएगा चा, क्योंकि चे में ए की मात्रा, ए का बनेगा आ, तो ये बन गया चा। हालांकि सुनो मेरी बात,
चमत्कार शब्द सही है, लेकिन इस चमत्कार में जब इक लग गया तो चमत्कारिक बनेगा, चमत्कारिक नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, गलती हो जाएगी। दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है कि चमत्कारिक सही है, पढ़ने में भी सुना आता है, लेकिन गलत है, चमत्कारिक बन जाएगा। ठीक है, तो चमत्कारिक इक कैसे बना, क्योंकि रे तो हालांकि आधा हुआ, लेकिन वो वापस ई मिलने से छोटी की मात्रा लगी। समझ में आ गई ना, वेरी गुड। वाल्मीकि में तो ऑलरेडी आ की मात्रा थी, तो वाल्मीकि रहेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, आधा, लेकिन छोटा ही जब इसमें मिलेगा तो बन जाएगा छोटी की, है ना भाई। के एक बार तो आधा बनेगा ना, लेकिन इसमें ई वापस जाके मिलेगा तो की बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, तो वाल्मीकि। वैसे यहाँ पर ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो ऊ की मात्रा है तो ऊ तो बन जाएगा आउ, जैसे अपने यहाँ पढ़ा था ऊ का ऊ बनता है, तो कू का तो काउ, माँ का माँ, रे हो जाएगा आधा, बट ए पूरा मिलने से रे वापस, तो कौमार बन जाएगा। पांडु प्लस ए, ऑलरेडी आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ही रहेगी। डे हो जाएगा आधा, तो डू का डे, यहां पर डू है ना, ठीक है, और इसमें लग गई यहां पर यण संधि का रूल। पूरी बात समझना, यहां करा रहा हूं, आपको पता है, एक फिर से लिखता हूं मैं, पा, फिर डे हो जाएगा आधा, फिर अ, ठीक है, लेकिन इससे पहले यहां पर ऊ है ना, पांडु, ऊ के बाद ई ऊ, और री के बाद में असमान स्वर हो तो य व र, तो व की एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो व की एंट्री यहां पर हुई है भाई, किसकी जगह, इसकी जगह। एक बार बता देता हूं, पांडव तो पांडव रहेगा, यहां पर एंट्री हो जाएगी व की और ए का ए, तो ये बन जाएगा पा, फिर पांड, और फिर ये आपको पता ना यहां पर व में पूरा मिल जाएगा तो वह पूरा बन जाएगा पांडव, ठीक है ना। तो पांडव बन गया, लेकिन वो ध्यान आपको ये रखना है कि वो तो यण संधि का खैर रूल है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ए हो तो पहला अक्षर जो है स्वर हो जाता है, हालांकि इसको अपने संधि में पढ़ रखा है तो वहां ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, उसको कोई बात नहीं। पर्वत प्लस ई, लास्ट में ई है ना, तो पहला हो जाएगा मतलब आ, भाई पे में ए की मात्रा तो आ बन जाएगा, और तय में इसकी मात्रा, हालांकि तय होगा तो आधा, पर बड़ी मिलने से वापस ती बन गया। जनसंख्या, ये बहुत बेहतरीन रूल है, इन दो को खींच के लिख लेना भाई, झंडे गाड़ देंगे, जनसांख्यिक और गणतांत्रिक, ये रूल लिखा है, बहुत बेहतरीन बात लिख दी है, यहां पर लिख लेना इसको, नस नस चेक है। जब दो शब्द हो, जब क्या हो, दो शब्द हो, तो दूसरे का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, बहुत बेहतरीन बात है। जब दो शब्द हो तो दूसरे का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे कि जनसंख्या प्लस एक जनसांख्यिक, ठीक है ना, इसमें जन और संख्या दो शब्द है, पूरी बात समझना, इसमें जन अलग है और संख्या अलग है। गणतंत्र में गण अलग है और तंत्र अलग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, भूल मत जाना। जब एक वर्ड में दो शब्द हो अलग अलग, मतलब जो जिसका सेंस निकले, तो जन और संख्या में जन अलग संख्या अलग, गणतंत्र में गण और तंत्र अलग, तो क्या होगा, दूसरे का पहला स्वर, जैसे जनसंख्या, संख्या में दूसरा कौन सा है, दूसरा है संख्या, पहला जन है दूसरा संख्या है, तो दूसरे का पहला स्वर से का हो जाएगा सा, तो जन संख्या की देख लो मेरे सा हो गया। ऐसे ही गण पहला दूसरा तंत्र, तो तय का ता, गणतांत्रिक। ये बहुत बेहतरीन लगा होगा, जरूर थम्स अप करना कि ये दो एग्जाम्पल का रूल कैसा लगा, बहुत शानदार रूल है ये, झंडे गाड़ दोगे। ऐसे ही ये व्यवसाय वाला है, व्यवसाय का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्यवसाय में एक प्रत्यय लगने से दो शब्द बनते हैं, व्यवसायिक या फिर व्यावसायिक। कैसे कैसे बनते हैं कि अगर मैं इसके संधि विच्छेद करके बोलता हूं, वी प्लस अवसाय प्लस इक, पूरा समझाता हूं, वी प्लस अवसाय प्लस इक अगर मैं करूं तो आपको पता है लास्ट में इक है, क्या इक है, और यहां पर शुरू में क्या है, वो दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि रूल पढ़ा ना मैंने गोल्डन जो सोने में जड़ रखा है, इक हो तो पहला हो जाएगा दीर्घ, तो ई का हो जाएगा आई, ई, ये देखो रूल ये रहा, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अरे रूल क्या कहता है, ई ए आई का आई हो जाएगा, बिल्कुल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही। तो इस हिसाब से तो ये बनेगा वही व्यवसायिक, ठीक है, वही मतलब आई की मात्रा, बाकी यह व्यवसायिक तो एज इट इज है। क्यों, क्योंकि यहां पर यण संधि काम कर रही है, यण संधि का रूल है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, आपको पता है, वह तो हो जाएगा आधा, और यहां पर हो जाएगा कौन सा, असमान स्वर के बाद में ये आ जाएगा, और अवसाय का अवसाय, तो आपको पता है, और इक का इक, तो पूरा बन जाएगा व्यवसायिक, ठीक है ना, वो संधि का रूल काम कर रहा है। और फिर ये वे में आई की मात्रा लगी, वो प्रत्यय वाले रूल से जो भी अपन पढ़ रहे हैं गोल्डन वाला, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही बनाना चाहते हो ये,
तो ये भी सही है, व्यवसाय प्लस इक, तो यहाँ पर लास्ट में इक है, तो यहाँ पर वे में एक ही मात्रा है, तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, तो व्यावसायिक हो जाएगा। समझ में आ गई ना? तो दोनों ही सही है, संधि के हिसाब से करते हैं तो व्यावसायिक भी सही वर्ड बनता है, व्यवसायिक और या व्यावसायिक दोनों सही है इक प्रत्यय की वजह से। ठीक है, ओके। हालांकि इस इक प्रत्यय के या फिर इस गोल्डन वाले रूल के जो आपने सोने चांदी में बंद कर रखा है, इस वाले रूल के कुछ अपवाद भी है। जैसे क्षणिक है, क्षणिक में इक प्रत्यय है लेकिन प्रथम दीर्घ नहीं हुआ, क्षणिक में क्षणिक हुआ तो नहीं होगा, अपवाद है। श्रृंगारिक में श्रृंगारिक नहीं होगा, क्रमिक नहीं होगा, धानिक नहीं होगा, वार्णिक नहीं होगा। इनको एज इट इज रटना है, ये अपवाद हमेशा रटे जाते हैं, इनमें कहीं कहीं पर रूल काम नहीं करता, बाकी सब जगह रूल काम करता है। रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं, घोट के, तोड़ मरोड़ के, गड़ा के पड़ जाना। क्या है कि आपसे पूछता है कि मरण में मूल शब्द क्या है, बड़ी दिक्कत होती है मरण में मूल शब्द निकालने में। तो मरण में है मृ अन प्रत्यय, मारक में मृ अक प्रत्यय, कर्ता में क्री ता प्रत्यय, कारक में करी अक प्रत्यय। वैसे क्री धातु बोलते हैं इनको, तो ध्यान रखना, कारक में क्री मूल शब्द है, अक प्रत्यय है, कर्ता में क्री मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, मारक में मृ मूल शब्द है, अक प्रत्यय, मरण में मृ अन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के 4 एग्जाम्पल है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ऑप्शन में अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो। ठीक है ना, ओके। एक फिर बेहतरीन रूल है कि बड़ी ई के बाद में अगर कर्ण है तो सही है, बड़ी ई के बाद में कर्ण होगा, बड़ी ई नहीं है तो प्रत्यय नहीं, वो फिर अपने आप में शब्द पूरा है। यानी कि ध्यान रखो कि अगर बड़ी ई के बाद में कर्ण शब्द लिखा हुआ है तब तो उसमें प्रत्यय है कर्ण, तब कौन सा प्रत्यय है? कर्ण प्रत्यय है। लेकिन अगर बड़ी ई नहीं है तो प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर वो क्या होगा? वो शब्द होगा, पूरा शब्द होगा, या फिर ऐसा मान लो कि वो मूल शब्द ही होगा फिर। ठीक है ना, जैसे कि देखो केंद्रीकरण है, तो केंद्रीकरण में क्या है? यहाँ पर ई है, बड़ा ई है ना, तो केंद्रीकरण लास्ट में कर्ण है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ई के बाद में कर्ण होना सही है, उसमें कर्ण प्रत्यय है। नवीनीकरण में बड़ी ई की मात्रा है और कर्ण प्रत्यय, मतलब बड़ी की जस्ट बाद में कर्ण होना चाहिए, सही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्ण है बट यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इसलिए, और प्राधिकरण में भी धी छोटी की मात्रा है, कर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें कर्ण प्रत्यय नहीं है, ये अपने आप में पूरा शब्द या मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ये है टॉप लेवल की बात, है ना, झंडे गाड़ देने वाली बात। आगे बढ़े तो आगे भी ऐसा ही जबरदस्त प्रश्न है। इसमें जैसे ग्रहित है, आपसे क्या पूछेगा कि ग्रहित में प्रत्येक मूल शब्द कौन सा है? हालत खराब हो जाती है। ग्रहण होगा ग्रहित में, ग्रहण प्लस इत ग्रहित, समर्पण प्लस इत समर्पित, परिवर्तन प्लस इत परिवर्तित। ध्यान रखना, न या ण का लोप है, ये रूल क्या कहता है? न या ण का लोप रूल। न या ण का लोप रूल क्या कहता है कि जब ईत, ई बड़ा ये छोटा, इत या ईत प्रत्यय हो तो न और ण का लोप हो जाता है। देखो ग्रह प्लस इत ग्रहित, हणे था बट हणे इसमें है क्या? नहीं है, हणे का लोप हो गया है। किसका लोप हो गया? हणे का लोप, हणे का लोप, न का लोप। ठीक है ना, परिवर्तन प्लस इत बट परिवर्तित। तो ध्यान रखें कब होगा हणे और न का लोप? जब ईत या इत, कोई सा भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर प्रत्यय हो तो इनका लोप हो जाता है। बहुत बेहतरीन बात है, ध्यान से कर लेना, भूल मत जाना। इसके बाद में बात आती है अक, इका और के की, छपने वाला रूल है। ये भी क्या है? टपकेगा, ये जबरदस्त रूल है, अक, इका और के का, जिसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो बात वही तो करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं। क्यों भाई, मैं इतनी बड़ी हूं क्या, तोप हूं क्या भाई? लेकिन रूल पढ़ने के बाद में तो मैं तोप हूं, क्योंकि अब इसके बाहर नहीं जा सकता, ये चीज है। क्योंकि रूल से बाहर कोई चीज नहीं होती है, वो पढ़ के चले गए तो फिर भी कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है ना, इसी की पकड़ करनी है। अब अक, इका, के में क्या है भाई? जैसे देखो पाठक, गायक, लेखक, इसमें अक प्रत्यय है। शतक, बंधक, बैठक में क प्रत्यय हैं। अब ये बड़ा झंझट है, तो उसकी एक ट्रिक बनाइए भाई, बहुत गजब की ट्रिक है कि आपको करना क्या है, अक प्रत्यय की अगर, क्योंकि सबसे बड़ा झंझट है कि यार अक प्रत्यय किसमें है और क प्रत्यय किसमें है, ये दिक्कत करता है। तो एक बड़े गजब की ट्रिक है, आपको करना क्या है, जो भी शब्द है ना, उस शब्द के लास्ट में आप ईका लगा के देखो। ईका लगा के देखो, अगर ईका सही बैठ जाता है, मतलब सही सेंस निकल जाता है। अगर लग गया, ईका लगा और ईका लग गया तो अक प्रत्यय है, और ईका नहीं लगा तो फिर क्या प्रत्यय है।
जैसे इधर आओ कि जैसे पाठक है ना, पाठक में मैं अगर आप ईका लगाए पाठिका सही है, गायिका सही है, लेखिका सही है, मतलब इसमें ईका लगाने से लग गया, सही ठीक लग रहा है, उसमें अक पढ़ते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे तो फिर लेखिका में गायिका में क्या है, तो जो ऑलरेडी इक्का है वो तो इक्का ही है, यह जरूर ध्यान रखना। देखो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई लगा के आपको उसमें बिठाना नहीं है, वो तो पर चेक करना है कि सही बैठ रहा है क्या। बाकी लेखिका और गायिका में तो इक्का पढ़ते ही होगा, ये तो अपन को ही पता है, गायिका लेखिका, लेखक प्लस इक्का, गायक प्लस इक्का। लेकिन इनमें अक है या क है, इसके लिए इसी की मदद लेनी है कि गायक से गायिका बनता है ना बनता, तो फिर इसके अंदर अक पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो गायक है ना। तो क या फिर अक के लिए आपको ये चेक कर सकते हो, लेकिन अगर खुद वो शब्द आ जाए तो तब तो इक्का ही है, ये जरूर ध्यान रखना है ना। लेकिन अपने को चेक करने के लिए मजा आ जाएगा, हेल्प हो जाएगी। इसका एक अपवाद है भाई बालक, क्योंकि बालक के अंदर क पढ़ते हैं, झंडे गाड़े गए, ये झंडे गाड़ देगा, ये बालक है ना, बालक हमेशा झंडे बालक ही गाड़ते हैं, युवा है वो, बच्चा है, तो बालक अपवाद है, क्योंकि बालक के अंदर क पढ़ते हैं, ठीक है ना। बालक में कौन सा पढ़ते हैं, बालक में क पढ़ते हैं, क्यों, हालांकि बालक से बालिका बनता है, बट ये अपवाद है, कौन से, अपने वाली ट्रिक का। बाकी अपनी ट्रिक सब में लग जाएगी, आपको इक्का लगा के देखना है, इक्का सही। जैसे देखो बेटी का, बेटी का कुछ नहीं होता, बंदी का कुछ नहीं होता, क्षति का कुछ नहीं होता। जब क्षति का, बंदी का, बेटी का नहीं बैठ रहा तो फिर क है, तो फिर क है। बाकी उसमें बैठ रहा था पाठिका, गायिका, लेखिका बैठ रहा था तो अक है। ये है जबरदस्त बात, बाकी आप समझ गए होंगे, मैंने तो बता दिए हैं भाई, बहुत बेहतरीन रूल है। ये दान वाला मैं आपको लाइव टेस्ट में ले चुका, झंडे गाड़े गए दान वाला। दान का अर्थ यदि देना हो, मैंने उस टाइम बताई थी आपको बात हूबहू, कि दान का अगर अर्थ देना हो तो दान प्रत्यय नहीं होगा, वह शब्द ही होगा, मतलब वह मूल शब्द ही होगा, ध्यान रखें। अगर दान का सेंस वहां पर किसी को गिफ्ट करना है, दान देना आ रहा है, तो ध्यान कर लेना उसमें प्रत्यय नहीं है, वो मूल शब्द है। जैसे देखो रक्तदान, देहदान, जीवन दान, धन दान, कन्यादान, समझ गए। तो यहां पर क्या है, ये दान देने का सेंस निकल रहा है, किसी को दान दे रहे हैं। तो जब दान दे रहे हैं तो इसमें दान प्रत्यय नहीं है, इसमें दान प्रत्यय नहीं है, इस बात को आपको ध्यान जरूर जरूर रखना है। फिर ये है जैसे पीक दान, पीक क्या होता है, पीक दान, देन दान, देनदार, पान दान, ये देनदार लिख दिया मैंने, कोई मान लो मतलब दान वाले हैं, तो देनदार में भी वही है, देनदार में भी वही, तो समझ गए। इनमें देना प्रत्यय है, इसमें क्या है, इसमें देना प्रत्यय है। जैसे देनदार में देना है, पीकदान में है ही, और पानदान में भी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, दान, ये मैंने देना, हाँ दान प्रत्यय की बात की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने सोचा हुआ ये दान प्रत्यय लिखा हुआ, सही है, दान प्रत्यय लिखा हुआ, दान लिखा नहीं, दान है। तो ध्यान रखें इनमें दान प्रत्यय नहीं है, जबकि इनमें दान प्रत्यय है, ये ध्यान रखना। यहां पर मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है ना, यहां पर भी देना लिख दिया, सॉरी, एक सेकंड बस, यही सही करना था। चलो कोई बात नहीं, यहां पर टाइपिंग एरर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा, दान प्रत्यय, क्योंकि जब दान प्रत्यय की बात करें तो दान प्रत्यय होगा, ठीक है। तो पीक दान, देनदार, पानदान, ये तो मतलब कुल मिला के इतना समझना है कि जिसमें देना सेंस आए उसमें दान प्रत्यय नहीं है, वरना सब में दान प्रत्यय है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ये स्पेसिफिक शब्द याद कर लेना, आप तो झंडे गाड़ दोगे, रक्तदान, देहदान, जीवन दान, धन दान, वैसे मैंने मॉडल पेपर बता रखा है, बस ठीक है। आगे है भाई दीर्घ से लघु वाला रोल, बहुत बेहतरीन है। दीर्घ से लघु, दीर्घ से लघु का मतलब है बड़े से छोटे की मात्रा हो जाती है। जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा में बड़े हुए है, बूढ़ा प्लस आपा तो छोटा हो गया बुढ़ापा। खेल, खेल को ऐसा भी लिखते हैं, खेल को ऐसा भी लिखते हैं, ध्यान, दोनों सही है। खेल, खेल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें ल है आधा, उसमें आ मिला तो देखो खिलाड़ी बन गया, मतलब ला बन गया, ला, खिला, ठीक है। वैसे ही सींच या सींच प्लस आई तो सिंचाई आ बन गया, समझ पा रहे हो ना, आ बन गया। भूल में भू बड़ा होता है, बट भुलक्कड़ में भू छोटा हो गया। चोटी प्लस इया चुटिया, ध्यान से पढ़ना इसको, टई है वो, ठीक है। तो चोटी प्लस इया में छोटे की मात्रा है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जिसमें मात्राएं क्या हो जाती, दीर्घ से हो जाती है छोटी, एक सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, गोट के पी जाना बस। और ये ची प्रत्यय वाले तीन बहुत टॉप लेवल के एग्जाम्पल है भाई, मशा लची,
तबलची, डेगची, इनमें सब में क्या है, ची प्रत्यय सिलेक्टेड है। ये कैप्सूल है प्रत्यय का, क्या है, कैप्सूल। इन शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं होता। पालनहारा, किस्मतहारा, अपमान, निगल, तिरपा, लिखा, विलीन, अनिल, कोमल, शामिल, विद्या, बहुत बार पूछा गया, विद्या वेरी इंपॉर्टेंट है, विमल, सवेरा, चटेरा, इनमें कोई प्रत्यय नहीं। हालांकि तनाव शब्द में आव प्रत्यय है, तनाव में आवे कहीं साउंड देख के मत कर लेना, ठीक है, बेहतरीन। अब ये है भाई 4 एग्जाम्पल ऐसे जिनमें दोनों ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, दोनों प्रत्यय होते हैं। ये टॉप लेवल की बात यहां पर है। जैसा अय्या और वैया, खिवैया में अय्या प्रत्यय भी है तो वैया भी है, गवैया में अय्या भी है वैया भी है, बजैया में अय्या भी है वैया भी है, रचैया में अय्या भी है वैया भी है। तो मतलब इन चारों शब्दों में दोनों प्रत्यय मौजूद हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें प्रत्यय पूछते हैं, जैसे संगत में तय प्रत्यय है, नीरज में जय प्रत्यय है, मारुति में ई प्रत्यय है छोटी, सादगी में गी प्रत्यय है, बड़ी नहीं गी है, त्राता में ता प्रत्यय है। गवेषणा को आप तोड़ लो, गो प्लस एशी प्लस अन प्लस आ, तो गवेषणा, इसमें अन और आ 2 प्रत्यय हैं, ठीक है ना, अन प्लस आ 2 प्रत्यय हैं इसके अंदर। विलीन में लीन प्रत्यय है। बालक में तो खैर पहले पढ़ लिया था अपन ने, क है, न कि अक नहीं है, क है, ये अपन ने पढ़ लिया, अपवाद है ये। मौन में ये तो खैर पहला एग्जाम्पल ये लिया था, मुनि प्लस अ, इसमें है प्रत्यय। ये कुछ ऐसे स्पेशल एग्जाम्पल है जहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना, 100%। बाकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह की बात कर लेते हैं, यहां से प्रश्न आ जाते हैं। प्रत्यय कहते किसे हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में या पश्चात या उत्तर या बाद या पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पढ़ लेना, डेफिनेशन नहीं आके सिर्फ इतना सा आ सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, कृत और तद्धित। कृत क्या होता है कि ये धातु के पीछे लगता है कृत प्रत्यय। और धातु कैसे पहचानोगे, तो किसी भी शब्द के पीछे आप ना लगा के देख लेना। अगर ना का जो, जैसे कि मैंने कह दिया लड़ना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ना ही ना लास्ट में है, तो जिनके भी पीछे ना लगे वो धातु होते हैं। धातु में हमेशा ये धातु के पीछे लगेगा कृत प्रत्यय, इसकी एक ही पहचान है। लेकिन सर्वनाम शब्द नहीं बनाता है, इनसे ये लगने से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द तो बनते हैं, लेकिन सर्वनाम नहीं बनता है, ध्यान कर लेना। जबकि तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब बनते हैं, लेकिन इसमें सर्वनाम शब्द नहीं बनते हैं, बाकी सब बनते हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण बनते हैं। ये डेफिनेशन में आता है। इसके 5 प्रकार है, कृतवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सिर्फ नाम याद कर लो आपके, तो अपने इतना आएगा बीएचटीसी में, ठीक है। बाकी जो आरपीसी एलडीसी की तैयारी कर रहा हूं उनके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हो। जैसे देखो, लेखना, तो लिखना है, इसमें लास्ट में ना लग रहा है। तैरना, कारक में काम करना होता है ना, करना। लड़ना, लिखावट में लिखना, जिसमें मतलब क्या है कि जिस भी शब्दों के पीछे ना प्रत्यय लग रहा हो, मतलब ना का मतलब है ना लग रहा हो, वो धातु शब्द बन जाएंगे, और धातु के पीछे लगता है कृत प्रत्यय, ये आपको ध्यान रखना है। भाव क्या होता है भाई, भाव तो सब जान, लड़ाई, ये जिसमें मतलब फील कर सके जिसको अपन, वो वाले हैं। तो लेकिन आपको इतना देखने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ नाम याद करो बस। कृतवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक, कर्णवाचक, कर्म और क्रिया, ये 5 प्रकार है भाई अपने कृत के। और तद्धित मैंने कह दिया आपको, तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इसमें सर्वनाम है, जबकि ये डेफिनेशन पूछी गई थी, इसमें सर्वनाम नहीं बनता है कृत में, ये मत भूल जाना, ठीक है। जबकि इसमें तो सर्वनाम बनता है। इसमें नया शब्द भी इन्हीं में से बनेगा, इन्हीं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में से नया शब्द बनेगा। इनमें क्रिया शब्द नहीं बनते, ध्यान रखना। जैसे सुनार, लुहार, ठीक है, 6 प्रकार याद कर लो। तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार है, जबकि कृत के 5 प्रकार है। इसमें कृतरी, भाव। अब कॉमन क्या है दोनों में, देखो इसमें भी भाव है, भाववाचक कृतवाच्य, क्या पता आ जाए, इसमें भी भाव तद्धित प्रत्यय है। स्त्री बोधक है, संबंध बोधक है, अपत्य, संतान, उनता, ये 6 प्रकार पूछ सकता है कि उनता प्रत्यय कौन से प्रत्यय का प्रकार, तद्धित का। तो नाम याद कर लेना, बाकी तो आपको पता ही है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ममेरा, पुपेरा, दानव, मानव, सुनार, लुहार। लेकिन वो अपन को उतना नहीं देखना, आप तो सिर्फ नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्रत्यय का प्रकार है,
ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आपका पहली बात डेफिनेशन देख रहे हैं थोड़ी सी। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता, खुद का कोई अर्थ नहीं है, वो किसी शब्द से जुड़कर मीनिंगफुल हो जाते हैं या अर्थफुल हो जाते हैं, या फिर ऐसा मान लो कि वो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब आप कहेंगे अर्थ में परिवर्तन तो संधि करती है, लेकिन ध्यान रखना उपसर्ग के अंदर दो मामला है। उपसर्ग में संधि और संयोग दोनों ही होता है, ठीक है। अगर संयोग हुआ तो परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जबकि संधि में तो परिवर्तन होता है, ये अपन को बताइए भाई। किसी शब्द में संयोग हुआ, जैसे कि मैंने कहा अति प्लस सार, इसमें अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, बट अतिसार एज इट इज में संयोग हुआ है, कोई भी परिवर्तन अतिसार के शब्द में नहीं हुआ, क्योंकि अति प्लस सार अतिसार अति उपसर्ग है। लेकिन अगर परिवर्तन भी होता है वो बहुत सारे शब्द है, अति प्लस अंत है, अत्यंत, यहाँ पर अति प्लस अत्यंत एज इट इज अगर होता तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अति प्लस अंत संधि काम कर गई, संधि रूल काम कर गया। ई के बाद में समान स्वर तो यण संधि वाला रूल लग गया, तो अत्यंत बन गया, इसमें संधि है, लेकिन संधि शब्द में भी अति प्रत्यय है। मतलब लगभग 85-90% के आसपास तो संधि रूल ही काम करते हैं उपसर्ग में। 8-10% ऐसे होते हैं जहाँ पर मूल शब्द संयोग होता है, उसमें आप संधि विच्छेद करने की कोशिश मत करना, उसमें सिर्फ उपसर्ग पहचाननी है, बाकी जो एज इट इज पढ़ा रहेगा उसको पढ़ा रहेगा। अब आप कहेंगे उपसर्ग कैसे पहचाने, हमें क्या पता उपसर्ग कैसी होती है? तो भाई संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होती है, वो एज इट इज अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, वो याद करनी है। फिर 8-10 हिंदी के उपसर्ग है, और एक जबरदस्त ट्रिक के अंदर बहुत फनी ट्रिक बनाई है, उसमें विदेशी उपसर्ग है, तो सारे याद हो जाएंगे, दिक्कत कहाँ नहीं फिर जिसमें, ठीक है। तो वो उपसर्ग अगर आपको दिख जाए कहीं ना कहीं, जुगाड़ बिठा लेना, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अभी बता दूं कैसे निकालना है। शब्दों या धातु के पूर्व में जुड़ती है उपसर्ग, आपको बताइए, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उपसर्ग का? जुड़ना या पास आकर बैठ जाना, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना या पास आकर बैठना। देखो आओ पहले बातें करते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होती है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में कितनी उपसर्ग होती है? 22। आ सकता है पहला प्रश्न एमसीक्यूज ये भी आ जाए कि संस्कृत में उपसर्ग होती है, 22 होती है, ठीक है, याद कर लेना। जिस जो एज लाइक तत्सम शब्द होते हैं कि तो बात है। अब बात यह है कि वो 22 उपसर्ग कौन कौन सी होती है? तो होती है अप, आ, अव, अपि, अति, अधि, अभि। ये सेम मात्राएं, आप एक काम करना, सेम मात्रा एक साथ याद करना, अपि, अति, अधि, अभि, परि, प्रति, वि। ये ई की मात्रा वाली आप नी, निर, निस, ये ज्यादा इजी याद होंगे, ये आपको ध्यान रखना। तो 22 उपसर्ग होते हैं, ये आपको पता चल ही गया कौन कौन से होते हैं आपके सामने, लेकिन याद करेंगे, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अप, आ, अव, अति, अपि, अधि, अभि, प्रति, प्रि, वि, नी, निर्निस, ऐसा अंदाजा बिठा लो। देखो कितने गजब ट्रिक है। नी, निर्निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रि, प्रति, ये प्रेस है, प्र, प्रा, प्रति, प्रि, और वी समसु, ऐसे मतलब कुछ जोड़े ऐसे हैं जो सेम साउंड देते हैं, मतलब थोड़ा जमता हुआ, जैसे अपि, अति, अधि, अभि, ठीक है। अनु, उत, उद, ये एक साथ बोल दो। उप, अप, उप एक साथ बोल दो। आ, औ बोल दो। नी, निर्निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रि, प्रति, वी, समसु, ये जोड़े हैं। ये 4 का जोड़ा एक साथ बोल सकते हो, ये जोड़ा बोलो, ये जोड़ा बोलो, ये जोड़ा बोलो, ये जोड़ा बोलो, याद होने में बड़ी आसानी होती है। और अप, अव, एक अप, अव, आ, उप, अनु, ये थोड़े से बच जाएंगे, फिर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 22 उपसर्ग होते हैं, इनको आपको ढंग से पढ़ना है। बाकी मैं बात करता हूँ एक एक, आपको एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस उपसर्ग का क्या अर्थ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अप है, अप का क्या अर्थ होता है? तो अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। जैसे कि किसी भी शब्द के ये पहले जब लगता है तो उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, बुरा या विपरीत अर्थ आता है। अप प्लस वे, जैसे अप प्लस वे, अप प्लस इच्छा, ठीक है ना, इसमें इन दोनों में अप प्रत्यय है, सॉरी अप उपसर्ग है। तो अप उपसर्ग जहाँ जहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल भी साथ में ले रहा हूँ, लेकिन मेन चीज ये है कि इन उपसर्ग के आपको अर्थ भी याद करने हैं। जैसे औ है, औ का मतलब होता है हीन या नीच या नीचा, ठीक है। आ का मतलब है अपनी ओर, जैसे मैंने कहा आच्छादन, आ प्लस छादन, आकांक्षा, ठीक है ना, ये चीज है। अपि का मतलब होता है भी, ये तो रटना पड़ेगा भाई, अर्थ याद कर लो भी। अति का मतलब कहते हैं अति हो गई, अधिक या परे, कुछ तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जैसे अति है ऑटोमेटिक पता चल गया कि अधिक या परे, ठीक है। एग्जाम्पल अतिसार, अत्यंत। अपि में अपिदान, अपितु। आ में आकांक्षा, आच्छादन। अवकाश, अवंतर में औ है। अप अपेक्षा में अप है। वैसे ही अधि,
अधि का अर्थ होता है प्रधान या ऊपर, है ना, जैसे अधिशासी, अधिकारी, अधिष्ठाता, इन सब में क्या है, अधि उपसर्ग है, मतलब प्रधान, मुख्य या ऊपर, वे उसके लिए उसमें अधि हो जाएगा। अनु का मतलब पीछे होता है, जैसे अनुज है, अनुज मतलब बड़े भाई के बाद में छोटे वाला बाद में आता है तो अनुज हो गया। वैसे अनुकंपा है, अनुच्छेद है, ये सब अनु का मतलब पीछे, समझ में आगे अर्थ होता है। उत या उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत या उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे कि उच्चारण है, उल्लास है, समझ में आ गई। ऐसे उप का मतलब है पास, जैसे कि उप प्लस इच्छा उपेक्षा, उप प्लस अंग उपांग, उपासना, इनमें सब में उपसर्ग है। मैं तो कहता हूँ ये जो एग्जाम्पल लिखे है ना, ये भी सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, हो सकता है किस्मत की बात है यही एग्जाम्पल टपक जाए, क्योंकि एग्जाम्पल भी सिलेक्टेड है। फिर है नी का छोटा नी का मतलब बड़ा, बिना या विशेष, इनसे बनते हैं शब्द निकेत, नी प्लस आय न्याय, निवारण, नियम। निर का मतलब सेम ही होता है, नी और निर का सेम ही है, वैसे निश का भी तीनों का लगभग सेम ही अर्थ है, बड़ा बड़ा, बिना बिना, विशेष विशेष। इसका जैसे निर्भय, नी प्लस। अब यहाँ है समझने वाली बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये देखो, ये निर्भय, निर्भय का संधि विषय शब्द बनता है नी प्लस भय, यानी कि विसर्ग संधि है। तो उस हिसाब से तो आप कहोगे इसमें नी उपसर्ग है, बट नी उपसर्ग होती नहीं है। ध्यान रखें, उपसर्ग में कभी भी आगे विसर्ग लगा हुआ नहीं आता है, तो आप तो जब भी नी आ जाए तो मतलब उसमें निर है, उपसर्ग निर होगा, मतलब उपसर्ग के हिसाब से वो क्या बनेगा, निर प्लस भय। उपसर्ग के हिसाब से मूल शब्द भय है और निर उपसर्ग है, संधि के हिसाब से मत कर लेना यहाँ पर। वैसे ही निरोग में नी संधि के हिसाब से नी प्लस रोग विसर्ग संधि का रूल है, बट उपसर्ग के हिसाब से निर प्लस रोग होगा, मतलब रोग मूल शब्द है और निर उपसर्ग है। ये गलती मत कर देना, संधि रूल कहीं कहीं पर अपने उपसर्ग में नहीं लगते। मैंने कहा 10-15% ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर अपन को थोड़ा अलग से याद करना है। जहां भी विसर्ग दिख जाए तुम तो रे की एंट्री करवा देना। ऐसे ही निष्फल है। अब एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं आपको, निस को याद करने का भी बड़ा गजब का तरीका है। शय होते हैं 3, ये वाले 3 शय होते हैं, ठीक है, तो तुम तो मस्त रहना। निश के अंदर कभी भी, मतलब उपसर्ग के अंदर ये दोनों शय कभी नहीं आएंगे, चाहे वो शब्द कैसा भी हो, जैसे निश्चल ही क्यों ना हो। जैसे ये निष्फल है, निष्फल, तो आप ये मत सोचना कि इसमें ये वाला शय निश, ऐसा नहीं है। कोई सा भी शय हो उसमें अगर आपको शय का साउंड आ रहा हो तो सह तो होगा, बट नॉर्मल वाला सह होगा। ध्यान रखें, जैसे निष्फल है तो उपसर्ग क्या होगी, निस। ये मत सोचना कि इसमें ये सह है क्योंकि संधि हो गई, ये वाला शय आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो यही सह होता है। तो ट्रिक एक ही है, भले संधि के रूल अगर यहाँ पर याद ना आए तो ट्रिक एक ही है कि निश, निश, दुश, दुश कभी नहीं होते हैं, ओनली फॉर नॉर्मल से आता है। निश से, निश हमेशा यही वाला से आएगा, इन तीनों की जगह ध्यान रखना। और दुश में भी यही से आता है, ये वाले गांठ वाले, स्लेट वाले, शलगम वाले नहीं होते हैं, समझ गए ना, नॉर्मल से आएगा। ये मत भूल जाना, चाहे निस हो चाहे दुस हो, उसमें बाकी तीनों से नहीं आएंगे, नॉर्मल वाला से आएगा से, ठीक है ना, बस। ना तो गांठ वाला आएगा न वो पे पतंग जैसा वाला आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर दुर का मतलब होता है कठिन, बुरा, विपरीत, जैसे कि दुर्जन, दुराचार, दुर्गुण। हालांकि दुर्गुण में संधि विशेष 2 प्लस गुण होता है, लेकिन नहीं, दुर प्लस गुण रखना है उपसर्ग के हिसाब से। इसमें दुर्ग होगी, ध्यान कर लेना, क्योंकि जिसके आगे विसर्ग लगी हुई हो वो क्या नाम, उपसर्ग होती ही नहीं है, ये ध्यान, ठीक है ना, उपसर्ग नहीं होते हैं। बात करते हैं दुष्ट की, तो मैंने कहा दुष्ट चाहे कैसा भी शय हो, अपन को नॉर्मल वाला दुष्ट रखना है, सह नॉर्मल रखना है। दुष्ट का मतलब बुरा या विपरीत होता है, दुष्कर्म या दुस्साहस। वैसे ही प्र का मतलब आगे या विशिष्ट होता है, जैसा कि प्रबल, प्रपौत्र, प्रेरणता, प्रे प्लस नेता, या ने से तो खैर वो रिरेश का रोल लग जाता है, व्यंजन संधि वाला, तो रिरेश है जहाँ पर उसके बाद में न का अणय हो जाता है, लेकिन ये चीज़ है, इसमें सब में प्र है। परा का मतलब होता है चारों ओर, विपरीत, पीछे, है ना, ये ध्यान रखना। जैसे परा विद्या, परामृष्ट, परामृष्ट, परास्त, ये ध्यान रखना, इन सब में परा उपसर्ग है। और उनके अर्थ मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं, एक नोट लिखा है,
पराया या दूसरा अर्थ आए तो परा नहीं होगा, छपेगा। ये बात छपने वाली है, ये बात छपने वाली है। क्या है कि अगर परा किसमें नहीं होगा, जिसमें सेंस पराया या दूसरा अर्थ निकल के आता हो, उसमें परा उपसर्ग नहीं होगी। जैसे कि पराधीन है, पराधीन मतलब परार्थ, ये वो शब्द है जो दूसरे के लिए, जैसे पराधीन किसी के अधीन, ठीक है, परार्थ किसी के दूसरे मतलब अर्थ में। तो जहां पर दूसरा या पराया अर्थ देता हो वहां पर परा उपसर्ग नहीं, पर उपसर्ग होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना, पता लग जाएगा कि किसी शब्द का सेंस पराया या दूसरा निकल रहा है क्या, उसमें परा नहीं पर उपसर्ग है। ये गलती मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर है परी। परी का मतलब होता है सॉरी चारों ओर या तरफ, है ना। परी का चारों ओर या तरफ होते हैं परिक्रमा, चारों तरफ परिक्रमा देते हैं परिक्रमा। परिधि, परिधि आपको पता है बाउंड्री वाली होती है, परिधि सर्कमफ्रेंस। पर्यावरण, परीक्षा, ठीक है। इन सब के अंदर क्या है, ये सब परी के सिलेक्टेड एग्जाम्पल है। मैं कहता हूं लगभग यही एग्जाम्पल भी यही मिलने वाले हैं ऑप्शन में। प्रति का मतलब प्रत्येक या विपरीत होता है, जैसे प्रतिज्ञा में प्र है, प्रत्यक्ष में प्र है, प्रति प्लस अक्ष, प्र का नाम आ गया प्रति। अब देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष संधि होगी तो प्रत्यक्ष बन गया, ठीक है ना। ओके, कौन संधि हो गई, यण संधि। वी का मतलब विख्यात है, तो वी प्लस सम विषम, वी प्लस इक्षा वेक्षा, है ना, दीर्घ संधि। वी प्लस अक्ति व्यक्ति, ओके, यण संधि। या व्यंजन संधि। अब है सम, सम का मतलब होता है प्योर शुद्ध, पूर्ण शुद्ध लिखना था, मैंने पूर्व लिख दिया भाई। यहाँ का मतलब है पूर्ण, कंप्लीट, प्योर, पूर्ण शुद्ध या अच्छी तरह सम लगता है। जैसे कि सम्मान, रेस्पेक्ट, सम्मान। संयोग, संचय, ध्यान रखना संयोग में सम उपसर्ग है, संचय में भी सम उपसर्ग है, सम्मान में भी सम उपसर्ग है, गलती मत कर देना। सु का मतलब अच्छा सरल, जैसे सुडोल, सु कवि अच्छा कवि, सुडोल अच्छा शरीर वाला, स्वस्तिक, सु प्लस अस्तिक सु उपसर्ग है, ठीक है। वेरी सिलेक्टेड एग्जाम्पल है। अभि का मतलब होता है पास या सामने, जैसे कि अभिज्ञ, अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट भी बड़ा हो जाएगा दीर्घ संधि की वजह से। तो ये सारे अर्थ भी याद करने और ये वेरी सिलेक्टेड कुछ एग्जाम्पल भी साइड में लिखे हैं। अब आपको पता है हिंदी के उपसर्ग की बात करता हूं मैं। हिंदी के उपसर्ग तो ज़्यादा नहीं होते, मुश्किल भी नहीं है, ईजी भी है और कम ही है। अ उपसर्ग हिंदी का होता है, का मतलब अभाव या नहीं होता है। अन उपसर्ग हिंदी का होता है, अभाव या नहीं अर्थ होता है। अध का मतलब आधा हिंदी का उपसर्ग है। उनका मतलब एकम, जैसे 49, 29, है ना, 49, 29, ये जितने भी मतलब उनका मतलब एक कम, ठीक है। ऊ का मतलब ऊंचा, औ का मतलब बुरा या नीचे, क या कु का मतलब बुरा या कठिन, दूर का मतलब दो या विपरीत, नी का मतलब हीन या विपरीत, भर का मतलब पूरा, चौकन्ना में चौ है, तिराहा में ती है, तिगुना में भी ती है, ठीक है। अब बात आती है बहुत बेहतरीन, उसको आपको ढंग से समझना है, पूरी बिल्कुल कहते हैं ना कॉन्सेप्ट सोच के सुन लेना। जो अपने वहां पर रूल पढ़ा था वैसे पीछे, वैसे यहाँ पर है जो अक और उसमें कै में पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, एक शब्द है अवतार, ठीक है, अवतार। तो अवतार में औ लगा के चेक करो, ये लिख रहा हूं मैं चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको औ उपसर्ग चेक करनी हो ना, औ जानते हो नहीं, औ ये होता है ओ औ उपसर्ग अगर आपको चेक करनी हो इसके अंदर औ उपसर्ग है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उस शब्द में जिसमें अवतार जैसे कोई वर्ड लिखा हो उसमें औ लगा के देखो, औ लगा के देखो। जैसे अवतार है, अवतार में जब औ लगाते हैं तो अवतार बनता है ना, सही बनता है, मतलब सही सेंस आ रहा है, तो इसमें औ उपसर्ग है, इसमें तो औ उपसर्ग है। लेकिन फिर देखो औरत है, औरत के अंदर औ उपसर्ग है या नहीं, इसमें अपन लिख के देखा, औ लगा के देखा तो बना अवरत। औरत कुछ नहीं होता, औरत कुछ नहीं होता, इसलिए इसके अंदर औ उपसर्ग नहीं है। तो यहां पर एक चीज निकल के आई कि जिसमें औ उपसर्ग हो या नहीं हो चेक करना हो तो उस शब्द में औ लगा के चेक करें। अगर औ सही बैठ जाता है, सही सेंस देता है लगने के बाद में, तब तो उसमें औ उपसर्ग है, वरना उसमें वो मूल शब्द ही है। जैसा कि औरत, औरत में अवरत नहीं होता, औजार में अवजार नहीं होता, औपल में अवपल नहीं होता, अवसत नहीं होता, औसत का औसत ही होता है। इसमें कोई उपसर्ग नहीं, चारों शब्दों में 1 2 3 4 झंडे गाड़ दोगे, चारों शब्दों में कोई उपसर्ग नहीं है।
पहचान करने का तरीका अव लगा के कर लेना। अगर बैठता है तब तो है, नहीं बैठ रहा तो फिर उसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है, वो मूल शब्द फिर कहलाएंगे। अब है विदेशी उपसर्ग, और हर बार आपसे पूछता है कि कौन से विदेशी उपसर्ग है, कौन से विदेशी उपसर्ग है। इसके लिए एक वेरी फनी ट्रिक बना दी है भाई। ट्रिक क्या है कि सर हम बेफिक्र हैं। क्या है? हम बेफिक्र। सर हम हालांकि है तो बफियर, बफियर को अपन को बेफिक्र पढ़ना है ताकि ट्रिक याद हो जाए। सर हम बफियर हैं, अलबेला बाबर कम खुश ना है। कि हम है ना, हम तो बेफिक्र है ही है, नो टेंशन है, 30 जून की तैयारी हमारी शानदार है, लेकिन वो जो अलबेला बाबर है वो भी बेटा बड़ा खुश है, वो भी कम खुश नहीं है। ठीक है, यानी कि सर हम बेफिक्र हैं बट अलबेला बाबर है वो भी कम खुश ना है। ठीक है, तो सर हम बेफिक्र हैं बट, थोड़ा ऐसा अपने हिसाब से बनाना, बट अलबेला बाबर कम खुश ना है। इसमें सारी सिलेक्टेड आपकी विदेशी उपसर्ग आ गई, अरबी मान लो चाहे विदेशी मान लो। देखो विदेशी उपसर्ग के अंदर अरबी विदेशी होती है, उर्दू भी विदेशी होती है, सारी विदेशी में आएगी वो, क्योंकि जो इंडिया की नहीं है ना, ऐसा मान लीजिए, हिंदी नहीं है मतलब। तो सर हम, अब बफिहर में क्या क्या होगा, एक तो ब, ठीक है, फी और हर, ये एक साथ उपसर्ग 4 याद हो गई, 3 हुई क्या, 3 हो गई। सर हम ब फी हर, फिर आपकी कौन सी अल उपसर्ग हुई ना, अल हो जाएगी, फिर आपकी बे हो जाएगी। ठीक है, बे हो जाएगी, बेचैन बेकार, फिर आपकी ला हो जाएगी। ठीक है, तो हर शब्द क्या की उपसर्ग है। फिर बाबर में बा हो जाएगी, और कौन सी है, बाबर से बा उपसर्ग हो जाएगी, फिर कम उपसर्ग हो जाएगी। खुश में देख लो, बोले खुश मिजाज खुश उपसर्ग है, और ना के अंदर ना उपसर्ग है। ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना, कम उपसर्ग है, कमजोर वगैरह। तो ये सारी उपसर्गें जो सिलेक्टेड है, वैसे आपके तो एक भी शब्द बाहर नहीं जाना इनसे, ये और है, ये विदेशी उपसर्ग है, मतलब अरबी है, वहां पर अरबी लिखा हुआ कम आके विदेशी लिखा हुआ आता है। ठीक है ना, जैसे कि देखो सरदार में सर उपसर्ग है, सरहद में सर पूछा जाएगा कि सरहद शब्द में कौन सी उपसर्ग या कौन सा उपसर्ग है, तो सरहद में सर उपसर्ग है, मतलब वो विदेशी है। हम वतन, बखूबी, बनाम, फी आदमी, हर एक, हर रोज, अलकायदा, बेचैन, बेकार, लाइलाज, लापरवाह, बाइज्जत, कमजोर, कमबख्त, खुशमिजाज, नापाक, नादान, ये सब में विदेशी उपसर्ग यानी कि अरबी है। लेकिन कुछ शब्द अन्य भी, जैसे कि बिल्कुल है, ऐन वक्त है, ठीक है ना, दरमियान है, गैर सरकार है, ऐन मौका है, इनमें भी जो है ये अपने आप में शब्द कुछ होते हैं जिनमें विदेशी उपसर्ग है। ठीक है ना, ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, चारों पांचों शब्द देख लेना भाई। फिर है अंग्रेजी विदेशी उपसर्ग में आएगा, तो मैं नंबर 2 लगाया, मतलब वो भी विदेशी है। वो जैसे हेड ऑफिस कहते हैं ना, हेड ऑफिस, हेड जो उपसर्ग है वो क्या है, अंग्रेजी है। कोऑपरेशन, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, हाफ पैंट, हाफ इंटरवल, हाफ जो भी वर्ड है, ये सारे के सारे अंग्रेजी उपसर्ग है। ठीक है ना, कौन कौन से, हेड, को, सब, हाफ। ठीक है, वेरी सिलेक्टेड है, ये इंग्लिश है। चलिए इतने ही याद करने हैं आपको, ज़्यादा नहीं। अब कुछ वेरी सिलेक्टेड एग्जाम्पल ही हैं आपके लिए, बहुत फायदा करेंगे वो, कि निम्न में से कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें 2 उपसर्ग है, निम्न में से कौन से ऐसे उपसर्ग शब्द हैं जिनमें 3 उपसर्ग है, निम्न में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें 2 उपसर्ग है, ऐसे कौन जो 4 उपसर्ग है, तो बड़ा फायदा करेगी। जैसे 2 उपसर्ग वाले सिलेक्टेड एग्जाम्पल है अनुपस्थिति, अन प्लस उप प्लस स्थिति, तो इसमें 2 उपसर्ग है, अन और उप। वैसे अन्याय में अ और नी उपसर्ग है, और शब्द बन गया अ प्लस नी प्लस आय। अप्रत्यक्ष में अ और प्रति 2 उपसर्ग है, और अक्ष हो गया। ये सिलेक्टेड आपके लिए, मेहनत करी मिल रही है आपको। 3 उपसर्ग वाले वेरी सिलेक्टेड 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। दूर प्लस अभी प्लस सम प्लस धी, दुर्भिसंधि, 1 2 3 उपसर्ग है, धी उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, प्र प्लस अधि प्लस आ, ये 3 उपसर्ग, प्र प्लस अधि प्लस आ, 3 उपसर्ग, प्राध्यापक। ठीक है ना, अक प्रत्यय हो जाएगा। दुर, वी, अव और हार, 3 उपसर्ग है। अ वी अव 3 उपसर्ग है। सु वी अव 3 उपसर्ग है। तो ये 3 उपसर्गों वाले वेरी सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, और 4 उपसर्ग भी होती है। जैसे देखो, सम प्लस अभी प्लस वी प्लस अव, 4 उपसर्ग बन गया।
समभी व्यवहार, ठीक है ना, समभी व्यवहार जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। ये भाई चार उपसर्ग, आप और भी एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने लाइव मॉडल पेपर में, आप देखना जो 21 मॉडल पेपर लिए थे अपन ने उनमें भी मौजूद है। अब एक रूल लास्ट है इसका कि जब एक उपसर्ग होती है स्व, ठीक है ना, हालांकि उपसर्ग ना कहेंगे इसको अपन अव्यय कहेंगे, स्व को अपन क्या कहेंगे अव्यय। इस स्व में भी एक मामला है कि स्व का अर्थ या सेंस अगर स्वयं के लिए खुद के लिए हो, है ना, अर्थ निकले तब मतलब खुद का अर्थ स्वयं ना आए भाई, जैसे स्व का अर्थ स्वयं ना आए, एक तो स्व होता है स्वेच्छा, खुद की इच्छा, मैं कहूँगी स्व शासन, खुद का शासन, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें स्व लगने के बावजूद भी खुद पर स्वयं का अर्थ नहीं आता निकल के, तो उसमें फिर सु उपसर्ग होगी, स्व नहीं होगी। जैसे देखो स्वागत है, स्वागत में ये निकल के आ रहा है कि खुद का स्वागत करते हैं, खुद नहीं, खुद का सेंस स्व यहाँ पर नहीं आ रहा, जबकि स्व लग रहा है इसमें, तो जब खुद का नहीं आता तो सु उपसर्ग होगी। स्वच्छ में क्या खुद का थोड़ी निकल के आ रहा है, नहीं स्वच्छ है सफाई, तो इसमें भी सु उपसर्ग होगी। स्वस्ति में भी सु उपसर्ग होगी, सु प्लस अस्ति, सु प्लस अच, सु प्लस आगत। लेकिन यहां देखो स्व शासन मतलब खुद का शासन, स्वयं का शासन, तो इसमें स्व उपसर्ग है। स्वेच्छा में भी स्व प्लस इच्छा स्व उपसर्ग है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्व वाला रूल हालांकि मैंने शब्द शुद्धि में लिखवा रखा है शायद, तो रिकॉल हो गया, ठीक है। तो ये था भाई आपका सेशन उपसर्ग वाला जबरदस्त तरीके से, प्रत्यय कंप्लीट, उपसर्ग कंप्लीट, संधि कंप्लीट, समास कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके।